अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बेटा जैसे कि आप जानते हैं जी, आज आपका मॉक टेस्ट भी था। पहले तो मैं पूछूंगा किस किस बच्चे ने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया है या किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया। आज आपका यूईटी का मॉक टेस्ट भी था। आज 27 जुलाई है। 27 और 28 को आपका मॉक टेस्ट था जी। 4 बच्चे ही बैठे हैं जी सामने, मेरे ख्याल से बाकी स्टूडेंट्स के मॉक टेस्ट के लिए ना गए हों। तो जो आप 4 स्टूडेंट बेटा, मोइज़, हिजबुल्ला और हसन, तो बेटा मुझे बताओ आपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया है, आज उसकी टाइमिंग क्या थी ज़रा मुझे भी बताओ। थोड़ा सा बिजी रहा हूँ आज, चेक नहीं कर सका। तो सिलेबस आपको जैसे पता है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस तो हमारा मुकम्मल तकरीबन कंप्लीट है। सिर्फ हमारा 8 चैप्टर का रहता है जी। बायनोमियल थ्योरम हमने कर लिया था, बायनोमियल एक्सपेंशन हमारा रहता है। तो वो भी बेटा हम इंशाल्लाह आज तो नहीं कवर कर सकेंगे, क्योंकि आज हसन साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर मेरा सिलेबस थोड़ा सा, उनका आपको पता है कि हसन साहब और जो हमारे कुमैल साहब हैं फिजिक्स के केमिस्ट्री से सिलेबस आपका थोड़ा सा पीछे है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर आप मेरी क्लास आज मुझे दे दें ताकि वो अपना सिलेबस को थोड़ा सा स्पीड अप कर सकें। तो मैं तो इंशाल्लाह आज को नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ आपको सलाम करने आया हूँ कि मैं बता दूँ आपको कि मैं ज़िंदा हूँ। ठीक है, तो मैं जिंदा हूँ बेटा। तो आपके सामने आज क्लास तो नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, इंशाल्लाह हसन साहब आपको क्लास पढ़ाएंगे। तो पहले तो मुझे मोइज़ और जो हिजबुल्ला है और हसन, बेटा बताओ आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है और तैयारी कैसी जा रही है आपकी? स्टूडेंट भी कम है आज क्लास के अंदर। मोइज़ बेटा किधर खोए हुए हो, जल्दी से बताओ। हमने बेटा चैप्टर नंबर 8 का बायनोमियल सीरीज को हमने एक्सपैंड किया था और कुछ उससे रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपसे शेयर किया था। हाँ जी, उसकी और टर्म और इवन टर्म के कुछ फार्मूलाज, कुछ पॉइंट्स रहते हैं जी। उसको डिस्कस करने के बाद सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक बचता है, उसका नाम है जी बायनोमियल एक्सपेंशन। कि आप बायनोमियल को एक्सपेंड कैसे करते हो अगर आपके पास पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव में आ जाए। बायनोमियल थ्योरी सिर्फ हमने पढ़ा है जस्ट उसके लिए कि आपके पास जो पावर है वो इंटीजर्स आए। यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन में सीखनी जब पावर आपके पास नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन में हो। तो आज तो हम स्टडी नहीं करने जा रहे, जैसे मैंने पहले बताया हसन साहब आपकी क्लास लेंगे ताकि उनका फिजिक्स का सिलेबस स्पीड अप हो सके, जल्दी से कवर हो सके। हिजबुल्ला बेटा आपका ई कैट नहीं है, आप केपीके से हो। चले वहां बेटा आप बताओ आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया आज? बेटा जो आपके, मैं इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन तक जो आपके टेस्ट जितने भी हुए ना सारे अपलोड कर दूंगा अपने ड्राइव के ऊपर। तो आपने जो टेस्ट वाले एमसीक्यूज ज़रा उनको गौर से आपने एक बार रिपीट उसके रेपिटेशन उसकी कर लेनी, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज ही आपके पास ही आने हैं। कोई मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आते, बड़े आसान आते हैं। जो जिन जिन मेथड से आपने मेरे टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज को सॉल्व किया है उसी तरह ही आपने उससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज आएंगे और उसी तरह के होंगे, आप इंशाल्लाह उनको अटेम्प्ट कर लोगे। फिर बोल रहा हूँ मैं अपने ड्राइव के ऊपर जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं सारे के सारे अपलोड करवा दूंगा ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो। आपने उनको प्रैक्टिस इस तरह करना है कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो। वह आप कह रहे हैं जी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है, वेल एंड गुड बेटा, अच्छी बात है, कल भी अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बेटा यहाँ पे मैं आपको आपसे चाहूँगा, आपको अब हसन साहब आएंगे आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, क्योंकि थोड़ा सा उनका सिलेबस पीछे और दिन आपके पास सिर्फ 3 रह गए हैं। आज का दिन, उसके बाद सिर्फ 3 दिन रह गए जिसमें उन्होंने सिलेबस कवर करना है। हमारा तो सिर्फ आपको पता है जस्ट एक टॉपिक रहता है, तो वो कवर अप हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह, कल उसको कर लेंगे कवर अप। तो आज आपको आगे हसन साहब लेके चलेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह हसन साहब और आगे आपकी क्लास को मूव करेंगे। अच्छा जी बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक। आने वाले जो अगले 45 मिनट हैं उसमें मैं आपके सर खाऊंगा, मज़ीद सर खाऊंगा। कुछ तो मैं पहले से खा ही रहा हूँ, कुछ आगे मज़ीद खाऊंगा। अच्छा जी, ये हमारे साहब आपके मैथमेटिक्स के जो ट्रेनर हैं उनसे लेक्चर मैंने ले लिए वाला। 5-7 मिनट उनकी आपसे गपशप 10-15 मिनट रही होगी। उसके बाद फिर मेरे हाथ में आ गई है इस लेक्चर की बागडोर। तो बात को आगे लेके चलता हूँ। चैप्टर नंबर 15 को शुरू करना है। चैप्टर नंबर 15 से आगे डिस्कशन चलनी है आज हमारी। तो चैप्टर नंबर 15 इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 15 है बच्चा लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, इसमें हम लोगों ने करना क्या,
मैग्नेटिज्म की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज व्हाट, सिंपली नोट में मैं लिख देता हूँ इस बात को जो भी आपको बताने लगा हूँ, नोट की शक्ल में लिख देता हूँ, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिसिटी से। आप लोगों ने भी पिछले चैप्टर में देखा ही था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है। सो यहां देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, कैसे प्रोड्यूस होगी? बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब इसके बरक सोचता हूं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो भी प्रोड्यूस होगी बाय मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी विदाउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। तो भाईजान मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होगी। मैं इनकी एग्जांपल दिए करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये इनका अंडे और मुर्गी वाला साथ है कि अगर अंडा चाहिए तो मुर्गी से आएगा, मुर्गी चाहिए तो वो अंडे से निकलेगी। सेम सिनेरियो इज देयर। लेकिन जी सबसे पहला केस कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पैदा करेगी। सबसे पहला जो सिंपलेस्ट केस है दैट इज रिगार्डिंग मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ को जरा देख लेते हैं। मोशनल ईएमएफ क्या कहती है? मोशनल ईएमएफ को पढ़ते हुए हमारे दो कॉन्सेप्ट्स यहां पे वाजे होंगे, दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हमारे पास वही दो पटरियां हैं, दो गार्ड रेल्स हैं जिनके ऊपर हमने एक कंडक्टर को प्लेस किया हुआ लाइक दिस। ये कंडक्टर इनके ऊपर प्लेस है और ये जो दो एंड्स हैं इन दो एंड्स के साथ गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है, गैल्वानोमीटर अटैच्ड है। यानी इस वक्त कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई नहीं किया हुआ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप मान लीजिए कि इनसाइड है, इनटू द प्लेन लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। अगर आप इस कंडक्टर को खींच के आगे लेके जाए, मोशन करवाएं, उसको खींच के आगे की तरफ लेके जाएं, तो होगा क्या? इस कंडक्टर की वेलोसिटी आगे की तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाउ ऑल द चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर। जब आप इस कंडक्टर को खींच के आगे लेके जाएंगे, चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी आगे की तरफ होगी। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्जेस ट्रेवल करना शुरू हो जाएंगे। दिखाता हूं कैसे। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। सिंपल V की डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन करें, B की डायरेक्शन में कर्ल करें। सो इसका जो अपर पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव जो बॉटम पोर्शन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में फिर ये चार्जेस दोबारा रीशफल होना शुरू होंगे। नेगेटिव चार्जेस ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव नीचे आने शुरू हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये वो वाला फिनोमेना यहां पे लग रहा है। उसकी वजह से यहां पे ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी? दैट प्रोड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी VBL साइन ऑफ थीटा माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसको एक स्टेप पीछे ले गया हूं तो लिखा जा सकता है E इज इक्वल्स टू माइनस VB क्रॉस L। सो यहां पे ईएमएफ बजाते खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट है B और L का। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ। यहां से दो बातें बच्चा लोग क्लियर होती हैं कि ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होगी। जुमले पे जरा गौर कीजिएगा। ईएमएफ असल में क्यों प्रोड्यूस होगी? ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की रीजन क्या है? ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की रीजन है द चेंज इन फ्लक्स। जब आप इस कंडक्टर को आगे लेके जाएंगे तो कंडक्टर यहां से मूव करता करता लेट्स से मिसाल के तौर पे यहां पे आ जाता है। तो कंडक्टर के इस मूवमेंट की वजह से हो क्या रहा है? ये एक्स्ट्रा एरिया ट्रेवल हो रहा है, ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल हो रहा है। पहले फ्लक्स सिर्फ इतने एरिया में था, अब ये एक्स्ट्रा पाथ की वजह से फ्लक्स बढ़ गया। फ्लक्स जब बढ़ता है
फ्लक्स के बढ़ने की वजह से, चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ इंड्यूस होती है, सिंपल। सो भाईजान ये बात याद रखिएगा, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं आगे भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल एक सवाल यहां पे कर लूं, फिर उसके बाद आगे लेके चलता हूं। कहते हैं हॉरिजॉन्टल वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, 20 मीटर है, रेज्ड वर्टिकली थ्रू द हाइट ऑफ 3 मीटर। कहते हैं हॉरिजॉन्टल, यहां से लिखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर of 20 meter length is raised vertically, उसको ऐसे करके ऊपर उठाया गया, is raised vertically through height of 3 meter in 0.20 seconds in 0.20 seconds if the earth magnetic field is 2 into 10 raised to power minus 5 Tesla, 2 into 10 raised to power minus 5 Tesla, the EMF induced in the conductor will be। ऑप्शन दे देता हूं जी। पहली ऑप्शन है जी मेरे पास 0, बी। दूसरी ऑप्शन है जी 0.24 मिली वोल्ट, सी ऑप्शन है जी 1.2 मिली वोल्ट, 1.2 मिली वोल्ट, डी ऑप्शन है जी 6 मिली वोल्ट। जी क्या ख्याल है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? कहानी कुछ ऐसे है कि ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है, मिसाल के तौर पे ये वो वायर मैंने ड्रॉ कर दी है, वो कंडक्टिंग वायर है जिसे वर्टिकली लिफ्ट किया जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टिंग लूप, इस कंडक्टिंग लूप के परपेंडिकुलर है। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज VBL साइन थीटा, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। अब कहानी बड़ी सिंपल है, हम जानते हैं वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, b इंटू एल। b की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू गिवन है 20। तमाम वैल्यूज पुट कीजिए, ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू d इज लिफ्ट कितना की है, रेज थ्रू 3 मीटर, कितना उठाया उसको 3 मीटर उठाया, 3 डिवाइडेड बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय b इज 2 into 10 raised to power minus 5, L is 20। तमाम वैल्यूज पुट करें, आंसर आता है तकरीबन 6 into 10 raised to power minus 3 वोल्ट, यानी 6 मिली वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। अब यहां पे एक बात और समझने की है, वो बात समझने की ये है कि भजन ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी इसी एमसीक्यू में आपको बता दी, याद कर लीजिएगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 2 into 10 raised to power minus 5 टेस्ला। इसे कहीं लिख लें, याद कर लें। एमसीक्यू इटसेल्फ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ, मगर मैंने आपको इस एमसीक्यू में ये भी बता दिया कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। चलिए जी 2-3 बातें और करें इस पे। मैंने जिस तरह भी आपको थोड़ी देर पहले बताया
कि ईएमएफ इंड्यूस किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इसी बात को फैराडे ने बता के अपने नंबर बना लिए। फैराडे सेड दैट इन हिज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि भाई ईएमएफ जो इंड्यूस होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। फैराडेज लॉ के बाद लेंजेस लॉ पे बात करनी है। लेंजेस लॉ बड़ा अहम है और सबसे ज्यादा गलती जो है इस चैप्टर में हम फैराडे लॉज से बनने वाले सवालों में करते हैं। हाँ जी फरवा, आपको भी बस चला, सर ने बताया नहीं था? सर ने तो मेरे ख्याल क्लास में अपनी बता दिया था। मैंने कहा था सर जी अपनी क्लास में बता दीजिएगा। ले जी फैराडे पे बात आ गई। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसे लिखा जाता है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। साथ नेगेटिव साइन आता है। इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव साइन मैंने क्यों पुट किया, इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस को थोड़ी देर की बाद डिस्कस करूंगा। पहले एक सवाल यहां पे करवा दूं। ये जो सवाल बड़ा मजे का सवाल है। ओके ठीक है भाव, ठीक है। फॉर अ कंडक्टिंग लूप प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, सवाल जरा देखिएगा। फॉर अ कंडक्टिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड हैविंग रेजिस्टेंस, उस लूप की रेजिस्टेंस कितनी है जी? रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स, इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम्स है। फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम टू वेबर्स टू 5 वेबर्स in 1 second. The current induced in coil is, ऑप्शन ए दे देता हूं जी 3/5 एम्पेयर्स, ऑप्शन बी है 5/3 एम्पेयर्स, ऑप्शन सी है 5 एम्पेयर्स, ऑप्शन डी है नन। जी यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूला को जरा समझिएगा। यहां पे क्या होना है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको लेके आता हूं। जो करंट है, इंड्यूस्ड करंट जो है दैट आई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। सो इंड्यूस्ड करंट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी ओवर आर। सो भाईजन एन एक ही लूप है, बताया नहीं हुआ डेल्टा फाई कितना चेंज इन फ्लक्स 2 to 5 यानी 3, 2 से 5 पे जा रहा है तो चेंज 3 का आ रहा है। सो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 5। सो सीधा सीधा जवाब है 3/5 एम्पेयर्स करंट इंड्यूस होगा। एक यहां पे नोट लिख देता हूं, ये जो नेगेटिव साइन है इसके सिग्निफिकेंस को आगे भी बताऊंगा, अभी के लिए इतना बता देता हूं। ये जो नेगेटिव साइन है इसके सिग्निफिकेंस ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जाहिर कर रहा है। दिस लॉ इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को साबित कर रहा है। सो ये इसके नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस ये भी है, इसको जरा आप लोगों ने लिख लेना, नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है जी। तो इसे एक कदम आगे लेके चल रहा हूं आपको। नोट में लिख लीजिएगा, साथ ही यहां पे लिख देता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ में देख सकते हो रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, जबकि जो इंड्यूस्ड करंट है इज डिपेंडेंट ऑन आर। इनफैक्ट आई जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये दोनों बातें आपके सामने आ गई, इनको भी जरा एक दफा लिख लीजिएगा, कहीं पे अपने पास सेव कर लीजिएगा। फेरेडे लॉ पे एक और मशहूर सवाल करवा के फिर फेरेडे लॉ से जान छुड़वा के लेंजेस लॉ पे चलता हूं। एक और मशहूर सवाल देखिएगा, क्वेश्चन है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स विद टाइम t इन अ कॉइल, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। अ ग्राफ shows the variation of flux with time, which will be the graph of EMF। ऑप्शंस में ऑप्शन देने से पहले जरा वो जो सवाल का ग्राफ है वो ड्रॉ कर दूं। ये फ्लक्स है और ये टाइम है। ऑप्शंस दे देता हूं जी। इंड्यूस्ड ईएमएफ के ग्राफ्स में एक ये ग्राफ हो सकता है, ईएमएफ और टाइम। एक ग्राफ हो सकता है, यहां पे ईएमएफ है, यहां पे टाइम है। एक ग्राफ हो सकता है, यहां पे ईएमएफ है, यहां पे टाइम है। और एक ग्राफ हो सकता है इनमें से कोई भी नहीं, नन। लेकिन जी क्या ख्याल है, कौन सा ग्राफ ठीक होगा इनमें से? जरा देखिएगा, शाबाश। सिंपल सी बात है, आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर टी। इस फेरेडे लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ फाई टी ग्राफ। फाई फ्लक्स और टाइम ग्राफ की स्लोप है। देखो ये स्लोप यहां पे कांस्टेंट है, ऊपर की तरफ स्लोप है, हाईएस्ट पॉइंट पे इस पॉइंट पे स्लोप जीरो है। सो होना क्या है, ईएमएफ कांस्टेंट, हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप जीरो, ईएमएफ जीरो। फिर स्लोप नेगेटिव होगी, नीचे की तरफ हो गई, तो फिर ईएमएफ कांस्टेंट और फिर इस पॉइंट पे स्लोप जीरो, ईएमएफ जीरो। जबकि इनमें से किसी ग्राफ में ये बात वैलिड नहीं होती। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वहां आपने गलत सोचा, ईएमएफ स्लोप है, इसकी स्लोप जब मैक्सिमम होगी तब ईएमएफ की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। होप सो पॉइंट समझ में आया होगा।
लीजिए लेंसेज लॉ पे आ गए हम लोग। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज लेंसेज लॉ। लेंसेज लॉ के मुताबिक पहली चीज तो आप लोगों ने ये समझ लेनी है, दिस लॉ इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहली बात, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एन मुताबिक है, यानी ये कहता ये है कि जितनी भी ईएमएफ किसी सर्किट में किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस होगी दैट विल बी ऑलवेज अपोजिंग इट्स इफेक्ट। बड़ी अहम बात, जब भी कोई ईएमएफ किसी कंडक्टर में इंड्यूस होगी वो अपने इफेक्ट्स को हमेशा, अपनी वजह को, अपने कॉजेस को हमेशा अपोज करेंगे। मिसाल के तौर पे ये सवाल बड़ा पूछा जाता है, यार शायद यूट्यूब पे नहीं, इसी हमारे यहां भी मौजूद है, मैंने उस पर 2-3 लेक्चर्स दिए थे, बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की थी। हाँ, मैं बताने ये लगा था कि अगर तो मिसाल के तौर पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इंक्रीज इन फ्लक्स की वजह से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहेगी कि फ्लक्स डिक्रीज हो। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है डिक्रीज इन फ्लक्स की वजह से, तो वो चाहेगी कि फ्लक्स इंक्रीज करे। यानी जिस वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की कोशिश ये होगी, रीजन ये होगी, चाहत ये होगी कि वो हमेशा अपने उस कॉज को अपोज करे, जो भी कॉज है, जैसी भी इंड्यूस हो रही है हमेशा उसे अपोज करे। सो भजन, ये जो नेगेटिव साइन है इन फैराडेज लॉ, वो इसी की अक्कासी करता है, इसी को एक्सप्लेन करता है, इसलिए मैंने उसके साथ भी लिखवाया था कि ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब एक सवाल करवाता हूं, सवाल से एक पॉइंट शायद क्लियर हो जाए। सवाल है जी, इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फॉलोइंग कॉइल। In following condition, what will be the direction of induced EMF in coil? और कंडीशन क्या है जी? कंडीशन ऐसे है कि आपके पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बोले तो एक तरफ साउथ, एक तरफ नॉर्थ, और सामने पड़ा हुआ एक कॉइल। उस कॉइल को जोड़ा गया है एक गैल्वानोमीटर के साथ। लाइक दिस। और इस मैग्नेट को लेके जाया जा रहा है टूवर्ड्स दिस कॉइल। अब इस कॉइल में ज़ाहिर है कि ईएमएफ इंड्यूस होगी, उस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन पूछी जा रही है। प्लीज, ये कॉमन सी बात है कि जब इस कॉइल को, मैं इसकी डायरेक्शन ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी
डाउनवर्ड, ऑप्शन डी नन। ऐसे सवाल को करने का एक तरीका बता देता हूं कि जब भी आप इसको टुवर्ड्स कॉइल मूव करवाएंगे, एक बात जहन में रखिएगा, एक बात पल्ले बांध लीजिएगा, हमेशा पहले यहां पे साउथ आएगा क्योंकि टुवर्ड्स मूव करवा रहे हैं। ईएमएफ हमेशा अपने कॉजेस को अपोज करेगी, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, इसलिए यहां पे साउथ आ जाएगा, यहां पे नॉर्थ आ जाएगा। इस कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की होगी कि इस कॉइल का साउथ सामने आ जाएगा, नॉर्थ पीछे चला जाएगा। मैं दोबारा बता दूं ऐसा क्यों होगा। ऐसा होने की वजह यह है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी वो इसके कॉजेस को अपोज करेगी। कॉज क्या है? आप मैग्नेट को आगे मूव करवा रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहे कि मैग्नेट आगे ना आए, मैग्नेट को आगे लाने से रोकने के लिए सामने साउथ आ जाएगा ताकि ये साउथ साउथ को रिपेल करे। जब रिपल्शन होगी, रुकावट होगी, आपको एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी आगे लेके जाने के लिए। वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी इसे आगे लेके जाने के लिए, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो भाई आगे साउथ आ गया तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? सो याद रखिएगा जब भी सामने साउथ आ जाए, साउथ के लिए याद रखिएगा साउथ बोले तो एस। अगर आप इसे गौर से देखें तो इसके दोनों एजेस पे एरोज लगा दें लाइक दिस, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी? बस इट विल बिकम ऐसे, इट विल बिकम क्लॉकवाइज। ये शॉर्टकट बता रहा हूं। तो भाईजान ये कौन सी डायरेक्शन यहां पे आएगी? क्लॉकवाइज। इसकी एक और एग्जांपल करवाता हूं, ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक रिंग है, एक रिंग है, रिंग पे एक मैग्नेट फॉल कर रहा है। ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट इस रिंग पे फॉल कर रहा है। फॉल इस तरह से कर रहा है कि इसका नॉर्थ डाउनवर्ड है, साउथ ऊपर की तरफ है। तो बताओ भाई इसके चेंज इन फ्लक्स की वजह से रिंग बहुत बड़ा बन गया। इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से जो रिंग में करंट इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी रिंग में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्वियस ही बात है, इट इज फॉलिंग डाउन। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, अपोज करेगा, नॉर्थ ऊपर आ जाएगा, साउथ नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि नॉर्थ ऊपर आ रहा है तो आपने नॉर्थ की डायरेक्शन फाइंड करनी है। सिंपल एन लिखें, दोनों साइड्स पे एरोज लगा दें, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनती है? ये डायरेक्शन बनती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस रिंग में एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ इंड्यूस होगी। सिंपल शॉर्टकट्स में से मैंने समझा दी, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है जी, मिटा रहा हूं ताकि मैं आगे लेके चल सकूं बात को। लेकिन जी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। यहां तक कोई सवाल है तो बताइए। व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई एक कॉइल में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक कॉइल के चेंज इन करंट की वजह से दूसरे कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। मैं भी एग्जांपल देता हूं, अभी बात क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए ये एक कॉइल है, ये कॉइल जो है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, पावर्ड कॉइल है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, स्विच लगा हुआ है साथ, और इसके सामने एक कॉइल है जो अनपावर्ड है। अनपावर्ड मतलब किसी किस्म की बैटरी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। सिंपली अनपावर्ड कॉइल है, एक गैल्वानोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। अब होगा क्या कि जब आप पहले कॉइल के स्विच को बार बार ऑन एंड ऑफ करेंगे, सर जी मॉक पे ज्यादा क्वेश्चंस फ्री फॉल वाले थे, फ्री फॉल वाले क्वेश्चन यार, फ्री फॉल वाले चैप्टर देखना वहां,
जो मैंने आपको करवाया था चैप्टर नंबर 3, उसमें मैंने भी फ्री फॉल पे बहुत ज्यादा जोर दिया था। फ्री फॉल के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन चैप्टर मिल जाएगा। आई गेस तीसरा मतलब शायद 5वां या 6ठा लेक्चर होगा आपके ई कैट का, वो जरूर देखिएगा। 2-3 लेक्चर्स थे मैंने चैप्टर नंबर 3 पे 3-4 दिन लगाए थे। उस पे मैंने इस पे फ्री फॉल पे बहुत ज्यादा डिटेल में बात की थी। फ्री फॉल की इक्वेशंस बनवाई थी, फ्री फॉल के केसेस बताए थे, हाइट कैसे फाइंड करनी है नीचे गिरते हुए, ऊपर जाते हुए हाइट कैसे फाइंड करनी है, टाइम कैसे फाइंड करना है, मुख्तलिफ केसेस उसके करवाए थे, इक्वेशंस की वैल्यूज उसके लिए, इक्वेशंस के केसेस चेंज करके उसके लिए लिखवाए थे। तो जरा देखिएगा वो एक दफा दोबारा से लेक्चर। अभी तो आपने टेस्ट दे दिया ना वहां फ्री फॉल, अगर लेक्चर दोबारा देखिएगा फिर बताइएगा कि उस लेक्चर को अगर समझा हो, सुना हो गौर से, तो फिर उस मॉक का फायदा होगा कि नहीं होगा, मॉक में फायदा होगा कि नहीं होगा, जरा ये बताइएगा एक दफा लेक्चर देखें। सो भाईजान यहाँ पे ये जो पावर्ड कॉइल है, जब आप इसके स्विच को बार बार ऑन ऑफ करेंगे, इसका फ्लक्स कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, तो इसके बार बार चेंज इन फ्लक्स की वजह से, बार बार चेंज इन फ्लक्स की वजह से गैल्वानोमीटर एक रीडिंग शो करनी शुरू करेगा। दैट मींस अब इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गई है, यानी कि दिस कॉइल इज पावर्ड। पावर्ड कॉइल को प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। ऐसा कॉइल जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड हो, प्राइमरी कॉइल, और जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ करनी होता है, वो दैट वन इज सेकेंडरी कॉइल, इसे सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। सो भाई प्राइमरी बैटरी के साथ लगा हुआ, बैटरी के साथ जुड़ा हुआ, बार बार उसकी बैटरी को स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से साथ वाले कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है बार बार, ये फ्लक्स चेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सो वी ऑल नो दैट कि जो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी। जब ज्यादा करंट होगा इसमें ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, जब करंट कम कर दूंगा फ्लक्स कम हो जाएगा। अब क्योंकि सेकेंडरी की एक टर्न नहीं है, n टर्न्स हैं, सही हो जाएगा n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, उसका फ्लक्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP ऑफ प्राइमरी, करंट ऑफ प्राइमरी। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करूंगा तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा, वो n phi s इज इक्वल्स टू MIP। भाईजान ये जो m है, दैट m इज कॉल्ड एज, इस m को कहते हैं, इस m को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। इसके यूनिट्स हेनरी होते हैं। अब कुछ इसके ऊपर से जरा सवालात। इस पहला सवाल, ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? इसकी डिपेंडेंस, m की डिपेंडेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करती है? जरा पॉइंट्स मेरा बच्चे जरा फटाफट लिखते चले जाने। पहली बात, इट डिपेंड्स ऑन इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल्स। इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस L1 कर ले, इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, तो डिपेंड्स ऑन L1 एंड L2। इन दोनों की इंडक्टेंस चेंज हो गई तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी बदल जाएगी। प्लस इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉइल्स, इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है। प्लस क्लोजनेस ऑफ कॉइल, हाँ जी यही फिनोमेना होता है वहां, क्लोजनेस ऑफ कॉइल्स। अगर दूर दूर कर दूंगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगी। आगे शायद फॉर्मूला भी मैं उसका आपको नया बताऊं जो आप लोग आपने नहीं पहले पढ़ा हुआ। फिर ये कोर मटेरियल पे डिपेंड करती है। कोर मटेरियल क्या होता है कि इन कॉइल्स को किस चीज पे रैप किया गया है, किस चीज पे लपेटा हुआ है, वो उसे कोर कहते हैं। प्लस इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करती है कि किस मीडियम के अंदर कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस करवाई जा रही है। ऑयल में करवाई जा रही है, एयर में करवाई जा रही है, वैक्यूम में करवाई जा रही है। तो इन चीजों पे डिपेंड करती है। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला तो यहां से इसका बन जाएगा
m इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, m इज इक्वल्स टू n फाई s ओवर आई पी। एक फॉर्मूला तो यहां से ही डायरेक्ट तैयार हो गया हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज n फाई ओवर डेल्टा टी। सो ये n फाई की जगह मैं एम आई पुट करूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी इज इक्वल्स टू एम आई पी ओवर डेल्टा टी। सो एम के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम के लिए फॉर्मूला यहां पे लिख दो, नजर आएगा, आएगा। एम के लिए फॉर्मूला आ जाएगा E इंटू डेल्टा टी ओवर आई पी। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, अनदर फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपके पास ये फॉर्मूला भी आ गया। अब इन तमाम फॉर्मूला से इसके जो यूनिट्स बनते हैं वो यूनिट्स आपके सामने यहां पे लिखने शुरू करता हूं। इसके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं एम के। पहला यूनिट जो इसका है दैट इज हेनरी। हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, उसे हेनरी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हेनरी। फिर उसके बाद जो एक और यूनिट है दैट इज, इसको एच से लिखा जाता है वेबर पर एम्पेयर, पर मीटर भी एक इसका यूनिट है, नहीं सॉरी वेबर पर एम्पेयर ओनली, वेबर पर एम्पेयर इसके। फिर है वोल्ट सेकेंड्स पर एम्पेयर। फिर एक और यूनिट लिखवा देता हूं, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर। ये सारे इसी के यूनिट्स हैं, जरा लिख लीजिएगा अपने पास। इन सब की डायमेंशंस एक ही हैं। आपके पास ये बात आ गई एम के ऊपर। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के, सीधा सीधा बातें, इंपॉर्टेंट बातें। नहीं, अब आप नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करने से वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पे पड़ेगा। जो अप्लाइड वोल्टेज प्राइमरी के थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल करवा के फिर आगे चलता हूं। क्वेश्चन है जी, टू कॉइल्स ईच ऑफ हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी। Two coils each of having self inductance 2 Henry फिर उसके बाद कहता है व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दीज कॉइल्स। ऑप्शन ए दे देता हूं 4 हेनरी, ऑप्शन बी दे देता हूं 2 हेनरी, ऑप्शन सी दे देता हूं 1 हेनरी, ऑप्शन डी दे देता हूं नन। लें जी बच्चों, सवाल है कि जी दो कॉइल्स हैं, उनकी सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी है, तो उनके मिलाने से जो एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना होगा उस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। म्यूचुअल इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला जरा लिख लें, m इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1 L2। ठीक है जी, सिंपल सा फॉर्मूला। अब दो हेनरीज हैं तो वैल्यूज पुट करता हूं, ये हो जाएगा अंडर रूट 2h इंटू 2h 4h स्क्वायर, और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे वापस जवाब आ जाएगा 2 हेनरी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंपल। ये फॉर्मूला ऊपर मैं लिख देता हूं उसके आपके। ले जी, इसके बाद एक सवाल और करवा देता हूं, फिर एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊंगा, बल्कि टाइम इज ओवर, अभी नहीं, बाकी बाद में। टाइम खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला आज टाइम का जी।
इंशाल्लाह बाकी जो गपशप हमारी है वो इंशाल्लाह अगले सेशन में चलेगी, अगले लेक्चर में चलेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।